और इस बीच किच्छा से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें 55 मृतकों के आश्रितों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा ने किच्छा, बाजपुर और नादेही के 55 मृतकों के आश्रितों को दिए नियुक्ति पत्र। सितारगंज चीनी मिल शुरू होने पर मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सीएम धामी का जताया आभार। किसानों को समय पर दिया गया गन्ने का बकाया भुगतान। कहना है सौरभ बहुगुणा का, सुव्यवस्थित तरीके से चल रही है चीनी मिलें, किसानों को किसी भी प्रकार की नहीं होगी असुविधा। बाजपुर और डोईवाला चीनी मिलों का किया गया आधुनिकीकरण, किसानों से किए वादे हुए पूरे, दिखावा नहीं काम करती है धामी सरकार। जो प्रण लेते हैं उसे पूरा करके दिखाते हैं। सीएम धामी के नेतृत्व में हो रहा है प्रदेश का चहुमुखी विकास। जब मैंने उनके समक्ष समस्या रखी, उन्होंने बहुत पॉजिटिव तरीके से समस्या को सुलझाने का हल भी किया और जो किसानों को आश्वस्त किया गया था कि सितारगंज चीनी मिल वापस चलेगी, वो आज वापस भी चल रही है, मॉडर्नाइज होकर भी चल रही है और उत्तराखंड की अकेले चीनी मिल है जो बंद करने के बाद वापस हो गई है। मैं मुख्यमंत्री जी का और भी धन्यवाद करूंगा कि कभी चीनी मिल का प्रभार मेरे को मिला। मैं मुख्यमंत्री जी के पास गया, मैंने कहा मुख्यमंत्री जी, इस चीनी मिल से हमारे हरिद्वार के, उधम सिंह नगर के, देहरादून के काफी किसान भाई चीनी मिलों से प्रभावित हुए, लेकिन जब मंत्रालय चलाना ही है तो उनको अच्छे से चलाया जाए, सुविधा के तौर पर चलाया जाए। सिर्फ दिखावा ना किया जाए कि हम चीनी मिल मंत्री हैं, चीनी मिल भैया, चीनी मिलें चल रही है, चाहे वो डूबे, चाहे वो कर्ज में रहे, चाहे वो ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी से चले। इस तरीके से पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व की सरकार काम नहीं करती। हम जो प्रण लेते हैं उस प्रण को निभाने का काम करते हैं और मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी को कि पहली बार उत्तराखंड में मिलों के मॉडर्नाइजेशन के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक हैंड खोला और इन 2 सालों में हम 50 करोड़ रुपए अपनी नादेही, बाजपुर और डोईवाला की चीनी मिल के मॉडर्नाइजेशन के लिए दे चुके हैं ताकि उसकी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो, हमारी रिकवरी इंप्रूव हो। जो हमारे ब्रेकडाउन होते थे, ब्रेकडाउन हमारे सुधरे, किसानों को सुविधा मिली जाए, किसानों का पेमेंट समय पे हो। और ये पहली ऐसी सरकार होगी, मेरे ख्याल से बहुत सारे किसान यहाँ पे बैठे हैं, ये पहली ऐसी सरकार होगी कि चीनी मिल का पराई सत्र खत्म होता है और उसके 2 या 3 महीने के अंदर अंदर समस्त पेमेंट किसानों को कर दिया जाता है। तो वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित 28वीं ICAR क्षेत्रीय समिति प्रथम की बैठक में प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी सचिवालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। कृषि मंत्री गणेश जोशी में क्षेत्रीय समिति की बैठक में कृषि के क्षेत्र में प्रदेश की निम्न समस्या पर शोध किए जाने पर अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिया है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि जंगली जानवरों से खेती को काफी नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिससे किसानों की खेती के प्रति रुचि कम हो रही है। इसके लिए खेती को जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए किफायती और उपयोगी समाधान की आवश्यकता पर जोर दिया और ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने केंद्र सरकार से अनुरोध करते हुए कहा कि पूर्व में किसानों की फसलों की सुरक्षा के लिए घेरबाड़ के लिए केंद्र सरकार द्वारा धनराशि दी जाती थी, जो अब बंद हो गई है। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा कि जब तक इस क्षेत्र में शोध नहीं हो जाता तब तक प्रदेश के किसानों की फसलों को जंगली जानवरों से सुरक्षित करने के लिए घेरबाड़ के लिए विशेष बजट दिया जाए। मंत्री गणेश जोशी ने अपने महत्वपूर्ण सुझाव देते हुए कहा कि राज्य के ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में विशेष रूप से उगाए जाने वाले तुमड़ी आलू की पारंपरिक खेती पर शोध करने की आवश्यकता है। प्रदेश में तुमड़ी आलू की अपार संभावनाएं हैं। कहा कि तुमड़ी आलू की सबसे अधिक डिमांड बढ़ती जा रही है। उन्होंने तुमड़ी आलू पर शोध किया जाना भी बेहद आवश्यक है, कहा, जिससे उत्पाद को बढ़ाया जा सके और किसानों को उसका उचित दाम मिल सके। विधान परिषद की क्षेत्रीय समिति की एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें ICAR के सभी वैज्ञानिक, सभी प्रदेशों के मंत्री व अधिकारीगण थे और उसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैंने ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, क्योंकि हमारे प्रदेश के अंदर एक पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है और जिसका सबसे बड़ा कारण है कि जंगली जानवर हमारी फसलों को नुकसान कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों का रुझान खेती से के लिए कम हो रहा है। मैंने नोट किया कि पूर्व में 2 साल पहले तक केंद्र सरकार द्वारा घेरबाड़ के लिए धनराशि दी जाती थी, जिसको बंद कर दिया गया है, जिसके कारण से दिक्कत हमारे प्रदेश सरकार के सामने आ रही है। और क्योंकि आज नवोदित राज्य हमारे सीमित साधन हैं, अपने साधनों से इसको करने में अक्षम है,
मैंने अनुरोध किया कि जब तक नई तकनीक का हम इस्तेमाल नहीं करते तब तक ये पूर्व की भांति इसको कंटिन्यू रखा जाए। इसी प्रकार हमारे यहाँ जैविक खेती आज हम 38% से अधिक हम ऑर्गेनिक हैं। हमारा संकल्प है कि 2025 में राज्य 25 साल का होगा, हम इसको 50% लेकर जाएंगे। आज हमें जैविक खाद की आवश्यकता है, इन मुद्दों को मैंने उठाया। इसी प्रकार हमारा जो तुमड़ी आलू है जिसकी आज बहुत डिमांड है, उसके लिए शोध की आवश्यकता है कि शोध करके कैसे हम इसके उत्पाद को और बढ़ाएं। इसी प्रकार जो हेम्प की खेती है उसके लिए मैंने आग्रह किया है। और एक हमारा चौपटिया गार्डन में हमारा एक रिसर्च इंस्टीट्यूट हुआ करता था। और यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए और ये सबके प्रयास से ही संभव होगा। वोकल फॉर लोकल हमें व्यवहार में लाना ही होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान से प्रेरित उत्तराखंड सरकार इस दिशा में हर महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। प्रकृति, संस्कृति और विरासत को अपने अंदर समेटे उत्तराखंड में बने प्रोडक्ट एक ब्रांड के रूप में उभरते जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा ग्रामीण उद्यमियों एवं कृषि उत्पादों को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया हाउस ऑफ हिमालयास ब्रांड क्षेत्र के प्रामाणिक हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा दे रहा है। वहीं उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसे एक दिन में सबसे अधिक 18 GI टैग मिले। ये सभी प्रयास उत्तराखंड सरकार के वोकल फॉर लोकल के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। लोकल उत्पादों को अपनाकर हम न केवल उत्तराखंड की विरासत को सहेज रहे हैं बल्कि स्थानीय लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त भी बना रहे हैं। आइए इस त्योहार स्थानीय उत्पादों को अपनाकर उत्तराखंड की प्रगति में अपना योगदान दें और साथ मिलकर एक आत्मनिर्भर और समृद्ध उत्तराखंड बनाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देहरादून से आ रही है। एमडीडीए वीसी बंशीधर तिवारी ने की समीक्षा बैठक। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम हेल्पलाइन 1905 अवैध निर्माण सहित विभिन्न परियोजनाओं को लेकर की समीक्षा बैठक। वीसी तिवारी का अधिकारियों को कड़ा संदेश। सीएम हेल्पलाइन की शिकायत न रहे पेंडिंग। शिकायतों के संबंध में शिकायतकर्ताओं से दूरभाष पर बात कर करें निस्तारण। सीएम हेल्पलाइन 1905 की प्रगति पर जताया संतोष। अवैध निर्माणों पर ढीली कार्रवाई को लेकर जताई नाराजगी। अवैध निर्माणों पर हो सख्त कार्रवाई। अवैध निर्माणों पर किसी भी सिफारिश पर न दे ध्यान। अवैध निर्माणों पर कार्रवाई के बाद ही बढ़ेगा एमडीडीए का राजस्व। एमडीडीए के हित में अवैध निर्माणों पर करें कठोर कार्रवाई। अवैध निर्माणों पर तितिलता बर्दाश्त नहीं। अवैध निर्माणों पर कार्रवाई नहीं तो सहायक अभियंता भुगतेंगे परिणाम। आड़त बाजार परियोजना और आईएसबीटी में चल रहे विकास कार्यों की भी की समीक्षा। पूरे आईएसबीटी क्षेत्र में लगाए सीसीटीवी कैमरे। परिसर में रहे बेहतर साफ सफाई व्यवस्था चाक चौबंद। पहाड़ी शैली में फसाड से कराए कार्य। विकासनगर के शाहपुर और कल्याणपुर में लैंड बैंक की तर्ज पर अन्य स्थानों पर भी करें लैंड बैंक की व्यवस्था। बैठक में वीसी बंशीधर की सभी को दो टूक किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं। तो देहरादून से आप तक खबर पहुंचा रहे हैं। एमडीडीए वीसी बंशीधर तिवारी ने समीक्षा बैठक की है। सीएम हेल्पलाइन 1905 अवैध निर्माण सहित विभिन्न परियोजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक यहां पर की गई है। वीसी तिवारी का अधिकारियों को कड़ा संदेश। सीएम हेल्पलाइन की शिकायत न रहे पेंडिंग। शिकायतों के संबंध में शिकायतकर्ताओं से दूरभाष पर बात कर करें निस्तारण। सीएम हेल्पलाइन 1905 की प्रगति पर जताया संतोष।
उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, एमडीडीए-वीसी ने यहाँ पर एक समीक्षा बैठक की है। बताया जा रहा है कि तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। क्या चर्चा की गई, क्या समीक्षाएं की गई है और क्या कुछ अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए, आपसे जानेंगे। हाँ जी, हाँ बिल्कुल कहें तो संदीप, सबसे बड़ी बात है कि कुल समीक्षा बैठक यहाँ बंशीधर तिवारी हैं, उन्होंने एमडीडीए की है। और साथ ही सीएम हेल्पलाइन की बात करें हम, और जो कार्य योजनाएं चल रही हैं, जो विकास की कार्य योजनाएं चल रही है, और साथ ही अवैध निर्माण को लेकर करें, जो बीच में छुट्टियां आ गई थी दीपावली त्योहार को लेकर, वो कहीं ना कहीं रफ्तार धीमी हो गई थी, उसको लेकर यहाँ पर समीक्षा बैठक की है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि सेल्फ हेल्प में जितनी भी शिकायतें आ रही हैं, एक तो उनका समय से निस्तारण हो, और उस पर उन्होंने संतोष भी जताया। साथ ही जहां विकास कार्य योजनाओं का उनका तरीके से समय से काम हो, और उन कहें तो गुणवत्ता ठीक हो। साथ ही सबसे बड़ी बात, उन्होंने अवैध निर्माण पर उन्होंने कड़ा रुख जताया। उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण पर किसी प्रकार की भी आप सिफारिश न माने और मानकों के अनुसार पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं इसका एमडीडीए का राजस्व बढ़ता है और उसी से विकास कार्य होते हैं। तो उन्होंने सभी को, जितने अधिकारी थे वहां पर, सभी को उन्होंने कहा है कि इसमें किसी प्रकार की भी ढील न बरती जाए और अवैध निर्माण के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया जाए, जिससे राजस्व बढ़ेगा और लोग अवैध निर्माण करने से भी कहीं ना कहीं रुक सकेंगे। कमल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वहीं राजकीय महाविद्यालय रामगढ़ में सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए पहाड़ की कला और संस्कृति की झलक प्रस्तुत की गई है। इस दौरान रंगोली, मेहंदी, नृत्य आदि माध्यम से विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा लोगों तक पहुंचाने का काम किया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में रंगोली प्रतियोगिता में कुमारी पायल, प्रकाश, मयंक और महेंद्र ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वहीं दूसरे स्थान पर रेखा, भावना और शीतल राधा रहे हैं। तृतीय स्थान पर चित्रा और कनिका हर्षिता रहे। इस मौके पर प्राचार्य डॉक्टर नागेंद्र द्विवेदी ने समस्त प्रतिभागी छात्र छात्राओं की प्रशंसा करते हुए उनका मनोबल बढ़ाया। ऋषिकेश कर्णप्रयाग के बीच रेल का सफर करने के लिए लोगों को अभी करीब 2 साल का इंतजार और करना पड़ेगा। रेल विकास निगम ने पहाड़ पर ट्रेन चढ़ाने की डेडलाइन को बढ़ा दिया है। रेल विकास निगम लिमिटेड ने इसकी वजह पहाड़ों की भौगोलिक परिस्थिति को बताया है। इस संबंध में रेल विकास निगम के चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर अजीत सिंह यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के बारे में क्या क्या जानकारी दी है, आप भी सुनिए। की प्रोग्रेस हम 85 किलोमीटर मेन टनल कर चुके हैं 104 किलोमीटर में, और ओवरऑल टनलिंग की प्रोग्रेस हमारी 86% है, 86%। और 28 ब्रेक थ्रू टोटल हमारी ड्राइव जो थी, 46 ड्राइव्स थी, 46 में 28 ब्रेक थ्रू हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 10 हमारे मार्च तक और हो जाएंगे, तो 38 ड्राइव हमारी ब्रेक थ्रू मार्च 25 तक हो जाएंगी। और जो बची ड्राइव्स है उसका ब्रेक थ्रू हम दिसंबर 25 तक पूर्णतया कर लेंगे। और हम मार्च 26 तक हमारी फाइनल लाइनिंग का भी काम समाप्त हो जाएगा। और बेलासलेस ट्रैक का टेंडर अवार्ड हो चुका है, डिजाइनिंग वर्क चल रहा है, जो दिसंबर तक वो भी खत्म हो जाएगा। जनवरी फरवरी से बेलासलेस ट्रैक का जो लेइंग का काम है टनल संख्या 2 से आरंभ हो जाएगा। और यह कार्य भी 2026 के दिसंबर तक ये भी पूर्णतया समाप्त हो जाएगा और हम ट्रेन चलाने की पोजीशन में आ जाएंगे। दिसंबर 26 तक ही ट्रेन चलाने की हमारी टारगेट रखा हुआ है। ट्रेन जो है पूरी कर्णप्रयाग तक। चुनौतियां टनल नंबर 1 है, जो अभी जैसे 2 किलोमीटर पहले 2-2.25 किलोमीटर केवल मट्टी में ही टनलिंग की है हमने, पत्थर हमें अभी तक मिला ही नहीं है, तो मट्टी में टनलिंग बहुत धीरे धीरे होती है। और नीरगढ़ नाला जो है वहां पर पानी बहुत ज्यादा मिला हमें, तो वहां भी हमारी स्पीड कम हो गई थी। और फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, जल्द होंगे यहां से। मंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बढ़ाए प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड की दिशा में मजबूत कदम। डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। प्लास्टिक वेस्ट पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है, लेकिन इसके कलेक्शन, उचित निस्तारण व रिसाइकलिंग के लिए डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम यानी DDRS स्कीम की शुरुआत की गई है।
राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस योजना का संचालन कर रहा है। प्लास्टिक रैपर्स या प्लास्टिक बोतलों को DDRS सेंटर पर जमा कीजिए। इनमें लगे QR कोड स्कैन कीजिए। स्कैन के बाद प्रत्येक प्लास्टिक वेस्ट पर आपके खाते में एक निश्चित धनराशि आ जाएगी। उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों को साफ सुथरा व प्लास्टिक मुक्त बनाने में DDRS सिस्टम बेहद कारगर साबित हो रहा है। इसके जरिए धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों और पहाड़ी क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे को एक जगह आसानी से इकट्ठा किया जा सकेगा, यानी सिंगल यूज्ड प्लास्टिक वेस्ट का सही निस्तारण करते हुए साफ सफाई के साथ कमाई भी की जा सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर उत्तराखंड में सिंगल यूज्ड प्लास्टिक और पॉलीथीन को बैन किया गया है। हम सभी को अपने अपने स्तर पर अपने शहर और अपने गांव को, अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखने का प्रयास करना पड़ेगा। अपने आसपास स्वच्छता का वातावरण बनाना होगा। प्लास्टिक वेस्ट की रिसाइकलिंग और रीयूज करते हुए सही निस्तारण किया जा रहा है। देहरादून में प्लास्टिक को रिसाइकल करके बेंच, शेड और इंटरलॉकिंग टाइल्स बनाई जा रही हैं। पॉलीथीन, प्लास्टिक रैपर आदि को एकत्र करने के लिए पॉलीथीन कचरा बैंक खोले गए हैं। इसके अलावा नगर निकायों के माध्यम से ठोस कचरे का डोर टू डोर कलेक्शन किया जा रहा है। उत्तराखंड को प्लास्टिक मुक्त बनाने में तकनीक के साथ साथ जन भागीदारी भी जरूरी है। आइए मिलकर स्वच्छ उत्तराखंड के संकल्प को साकार करें। प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड, साफ स्वच्छ उत्तराखंड। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जनपद पिथौरागढ़ में चल रही प्रादेशिक सेना भर्ती के सुचारू संचालन और नगर में सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुख्य स्थानों पर वाहनों की पार्किंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। अंचौली से टनकपुर तिराहा, जाखनी तिराहे से वड्डा तिराहा और मां भगवती होटल से धोबी घाट तिराहा तक वाहनों की पार्किंग पर पूर्ण प्रतिबंध लागू है। यह प्रतिबंध भर्ती प्रक्रिया के दौरान प्रभावी रहेगा। पुलिस प्रशासन ने एक कदम सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने और भर्ती प्रक्रिया के सुचारू संचालन के लिए उठाया है। इन क्षेत्रों में वाहनों की पार्किंग सख्त मना है। अगर कोई वाहन इन क्षेत्रों में खड़ा पाया जाता है तो उसे हटाया जाएगा और संबंधित वाहन स्वामियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पिथौरागढ़ पुलिस ने सभी नागरिकों से इन क्षेत्रों में वाहनों की पार्किंग न करने का अनुरोध किया है। कार्यक्रम होने के दृष्टिगत मां भगवती होटल से लेकर धोबी घाट तिराहे तक जिसके भी वाहन इस रूट पर अनावश्यक रूप से खड़े हैं, अपने वाहनों को यहाँ से अन्यत्र ले जाएं। इस रूट को जीरो जोन किया जाना है। रोड पर किसी भी प्रकार की पार्किंग को प्रतिबंधित किया गया है। जिसके भी टैक्सी वाहन, कॉमर्शियल वाहन और प्राइवेट वाहन है, अपने वाहनों को यहाँ से हटाकर अन्यत्र छोड़ दें। इस रूट पर किसी भी प्रकार का कोई वाहन पार्क नहीं किया जाएगा। आपको अनाउंसमेंट किया जा रहा है। उसके बाद आप तुरंत हटा लें, अन्यथा क्रेन से आपके वाहनों को टो कर लिया जाएगा। और देहरादून से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। केदारनाथ विधानसभा में हुए उपचुनाव के परिणाम कल सामने आने वाले हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने तैयारियों की दी जानकारी। मतगणना को लेकर पूरी तैयारी। सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना। मतगणना कर्मियों की जा चुकी है तैनाती। ईवीएम काउंटिंग के लिए लगाए गए हैं 14 टेबल। मतदान केंद्रों पर पुलिस बल समेत सीआरपीएफ के जवान तैनात। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। बिना अनुमति के नहीं मिलेगी एंट्री। किसी भी तरह की बाधा से निपटने के लिए की गई है व्यवस्था। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के परिणाम नतीजे कल है। मतदान के पश्चात मतगणना की तिथि जो है 23 तारीख निर्धारित है। उसके लिए सभी जो मतगणना कार्मिक है उनका तैनाती का कार्रवाई पूर्ण किया जा चुका है। उसके उपरांत जो भी वहां पर मतगणना के लिए टेबल की आवश्यकता होती है उसकी संख्या निर्धारित किया गया है। ईवीएम काउंटिंग के लिए वहां पर 14 टेबल तैनात किया गया है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट काउंटिंग होती है उसके लिए 10 टेबल अतिरिक्त वहां पर तैनात किया गया है। सभी कार्मिकों का रैंडमाइजेशन का कार्रवाई संपन्न किया जा चुका है और जो पोस्टल बैलेट्स प्राप्त होंगे उसके लिए भी अतिरिक्त जो एआरओ नामित करने होते हैं उसकी अनुमति भी निर्वाचन आयोग से प्राप्त हो गई है। मतदान केंद्र पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल का तैनाती सुनिश्चित किया गया है। वहां पर जो भी हमारे सीआरपीएफ और जो सीपीएमएफ होती है उसकी तैनाती सुनिश्चित की गई है और 3 घेरों में वहां की सुरक्षा को तय किया गया है। सबसे अंदरूनी घेरा में जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स होती है उसको तैनात किया गया है। मिडिल कॉर्डन में जो है जो आम पुलिस होती है उसको तैनात किया गया है और आउटर घेरे में पुलिस को तैनात किया गया है।
उसके जो भी आउटर लेयर होगा उसके अंदर कोई भी व्यक्ति विदाउट अपना आई कार्ड या ड्यूटी पास के बिना एंट्री नहीं कर सकते हैं। और जो भी पॉलिटिकल पार्टी के प्रत्याशी या फिर जो भी उनके काउंटिंग एजेंट्स वो अपना वहाँ पे अनुमति जिन्होंने प्राप्त किया होगा सही प्रारूप पर, उनको वहाँ पर प्रवेश की अनुमति होगी, वो सभी जांच वहाँ पर किया जाएगा। इसके अलावा जो भी वहाँ पे बिजली और पानी की व्यवस्था है वो भी सुनिश्चित किया गया है, वहाँ पे कोई भी बाधा उत्पन्न न हो इसके लिए व्यवस्था रखी गई है। कोई भी व्यक्ति मतगणना केंद्र के अंदर जो है मोबाइल फोन्स नहीं लेकर जाएंगे, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं लेकर जाएंगे, तो उसको जमा करने के लिए भी वहां पर पर्याप्त कक्ष तैयार किया गया है। और सभी जानकारी को जो है वहां के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या फिर जो न्यूज़पेपर्स हैं उसके माध्यम से प्रचार प्रसार भी किया गया है। मतगणना के लिए पूर्ण तैयारी हमारी ओर से संपन्न हो चुकी है। मुझे पूरा उम्मीद है कि कल मतगणना जो है समय से प्रारंभ हो जाएगी 8 बजे से, और मेरे ख्याल से दोपहर 2 या 3 बजे तक हमारा रिजल्ट। उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ खबर पर जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। कमल, केदारनाथ सीट पर सभी की निगाहें टिकी थी और महज कुछ घंटे बचे हैं ईवीएम के खुलने में, क्या कुछ तैयारियां की गई है, किस तरह से मतगणना होगी, क्या टाइमिंग रहने वाली है और पहला जो रुझान कह सकते हो कितने बजे तक सामने आएगा? हाँ बिल्कुल संदीप, कहें तो पहला रुझान एक ही सीट का चुनाव है, यहाँ पर उपचुनाव, केदारनाथ का उपचुनाव है। पहले राउंड का मुझे लगता है कि जैसे 8 बजे काउंटिंग शुरू होगी तो 9 साढ़े 9 बजे से आधे पौने घंटे बाद कहीं ना कहीं रुझान जो है पहले राउंड का वो आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर पूरी कहें तो निर्वाचन ने पूरी यहाँ पर तैयारियां पूरी की हैं। 6 बजे मतगणना शुरू 8 बजे सुबह मतगणना शुरू हो जाएगी और 14 टेबल यहाँ पर काउंटिंग के लगाई गई हैं और जितने भी नियम कानून है, मोबाइल ही जा सकते हैं, अब ये चीज नहीं जा सकते, वो सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की है। मतदान के पुलिस बेल और सभी को यहाँ पर रखा गया है जिससे कोई भी आपस में कोई जो काउंटिंग में कोई मतभेद ना हो, कोई तनाव ना हो, इस सब चीज की सारी व्यवस्था कर दी गई है। तो मुझे लगता है कि कल जैसे 8 बजे शुरू होगा तो लगभग हम कहें तो 3 घंटे में, लगभग 2.5 से 3 घंटे बाद सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी और सभी पार्टी के जितने भी लोग हैं वो वहां पर अपनी तैयारी के साथ जुट गए हैं और अपनी मतगणना में समय से पहुंच गए। और मुझे मैंने वही कहा ना कि 8 बजे शुरू होगी तो आधे पौने घंटे बाद रुझान जो है पहले राउंड का आना शुरू हो जाएगा और लगभग 14 राउंड यहाँ पर होने हैं और 11 बजे तक सारी पिक्चर लगभग क्लियर हो जाएगी कि कौन सा प्रत्याशी, किस पार्टी का प्रत्याशी जीतने जा रहा है। कह सकते हैं कमल, पार्टी और पार्टी प्रत्याशियों के दिल की धड़कनें भी तेज हो रही होंगी क्योंकि कल सभी की निगाहें टिकी है और तमाम पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही थी। खासकर बीजेपी और कांग्रेस की बात करें तो सीधी टक्कर थी, प्रचार में पूरी ताकत झोंकी हुई थी और दोनों ही पार्टी के लिए ये सीट जीतना काफी अहम है। बिल्कुल, दोनों ही पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है और दोनों ही पार्टियां अभी तक दावा कर रही हैं। बाकी कल इस टाइम तक तो सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, जुलूस और चीजें भी निकल जाएंगी, कार्यकर्ताओं में रंगोली भी शुरू हो जाएगी। तो कुल मिला के कहें कि अब आज रात की ही ये बात है और सुबह उठते ही सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि दोनों ही पार्टियों ने दावा किया है, दोनों ही पार्टियों ने संघर्ष किया, दोनों पार्टी में वरिष्ठ नेता लगे रहे हैं, सभी लोग लगे रहे हैं। अब कल प्रत्याशी का यहाँ पर भाग्य का फैसला हो जाएगा और कुल मिला के कहें तो जितने भी दावे हैं कल उनकी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। जितने भी दावे हैं, किसका दावा सही निकला, किसका क्या निकला, वो सारी पिक्चर कल अगर हम कहें तो पूरी तरह से पिक्चर हो जाएगी। अगर हम केदारनाथ की बात है तो इसलिए यही है और कल देश में भी और कहें तो महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश में जहां उपचुनाव है वहां भी सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि एनडीए के प्रत्याशी जीत रहे हैं, ये सरकार बन रही है या एनडीए की सरकार बन रही है। पूरे देश में इस चीज का भी एक पता चल जाएगा। बिल्कुल कमल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल बुलेटिन मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।